हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक चल रहा है? बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग, है ना? 12th क्लास के लिए बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आज बच्चे जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कम से कम आपको 7-8 मार्क्स से दिलवाने वाला है ये चैप्टर। ठीक है, थ्योरी के बेस से भी 2 नंबर और प्रैक्टिकल के बेस से तो आना ही आना होता है क्वेश्चन। ठीक है, लगभग 80% चांसेस होते ही हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो जो एक और चैप्टर है ना आपका इसके बाद, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मिलते जुलते हैं, बस कुछ चेंजेस होते हैं और फिर, है ना, कुछ चेंजेस आते हैं और हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूटिंग द फर्म। सर इसका मतलब देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर है ना, वो क्या है, एक मोड है, वन ऑफ द मोड है, मतलब सब में से एक मोड है। किसको क्या करने का? रिकंस्टिट्यूट करने का, फर्म को दोबारा से एग्रीमेंट का, मतलब दोबारा एग्रीमेंट हुआ होगा। कोई पार्टनर आएगा, ठीक है, जब कोई पार्टनर आएगा तो रेशियो चेंज होंगे ना बेटा। जैसे मान लो 2 पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो था 3:2। नया पार्टनर आएगा तो उसी 3:2 में से कुछ हिस्सा उसको देना पड़ेगा नए वाले पार्टनर को, है ना? तो जो नया वाला पार्टनर को आप हिस्सा दोगे तो रेशियो क्या होगा? चेंज, नया एग्रीमेंट बनेगा, दोबारा क्या होगा? रिकंस्टिट्यूट होगी फर्म। तो वही बोल रहा है वन ऑफ द मोड। तो सर इसका मतलब क्या और भी मोड्स होते हैं रिकंस्टिट्यूट करने के फर्म को? हाँ बिल्कुल होते हैं। कैसे? पहला मोड तो देखो, जब आपने पढ़ा था ना चेंज इन पीएसआर रेशियो, चेंज इन पीएसआर रेशियो, वो भी तो एक मोड था। सर उसमें कैसे? बेटा याद करो, ओल्ड रेशियो था पार्टनर्स का, सडनली डिसाइड किया कि अब जो रेशो का, नया रेशो का, मतलब पहले कोई रेशो था 3:2 मान लो, और अभी सडनली डिसाइड किया दोनों पार्टनर्स ने, अब रेशो क्या बांटेंगे? वो इक्वली बांटेंगे प्रॉफिट। तो क्या होगा? एग्रीमेंट चेंज, रिकंस्टिट्यूट ऑफ फर्म। सर और भी कोई तरीका हो सकता है? हाँ, रिटायरमेंट हो गया आपके पार्टनर का, 3 पार्टनर थे, उसमें से एक रिटायर हो गया, है ना? डिपेंड करते हैं, आप अपने एग्जाम्पल में 4 लो 10 लो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर 3 पार्टनर हैं, उसमें से एक चला गया, रिटायर हो गया, बूढ़ा हो गया था, या किसी और वजह से जा रहा है, तो एग्रीमेंट क्या होगा? दोबारा बनेगा, दोबारा रिकंस्टिट्यूट होगी फर्म, है ना? या किसी पार्टनर की किसी वजह से डेथ हो जाए, ठीक है, एक्सपायर हो जाए, तो क्या होगा? तब भी क्या होगा? अब जो बचे हुए पार्टनर्स होंगे वो उस फर्म को चलाएंगे, है ना? और एग्रीमेंट क्या होगा? नया बन जाएगा। तो उसमें से एक मोड क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनर भी एक मोड है उसमें से। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो आगे कारण बताया उसका, बिकॉज विद द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट यानी कि ये जो एग्जिस्टिंग अभी तक चला आ रहा था, जो एग्रीमेंट था, एग्जिस्ट कर रहा था अभी तक, वो एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड, खत्म हो जाएगा नए पार्टनर के आने से। जो पहला वाला एग्रीमेंट होगा, जो रेशो चल रहा होगा, ठीक है, वो वाला एग्रीमेंट फाड़ दिया जाएगा, हटा देंगे, नया एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है, नया रेशो होगा उसमें, क्योंकि ठीक है बोल रहा है एंड न्यू एग्रीमेंट। देखो नया एग्रीमेंट आ गया, एंड न्यू एग्रीमेंट एमंग ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। बिल्कुल भाई, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर क्यों? ये अगर बात मैं नहीं भी लिखता तो भी क्या, नया पार्टनर इंक्लूड होता है ना। एक बात सोचो, नया पार्टनर आएगा तो खाली हाथ थोड़ी बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ पीएसआर रेशो लेगा ना, है ना? तभी तो एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, वरना चेंज करने की जरूरत क्या थी? अगर फ्री फंड में पार्टनर आता, बैठा रहता, कोई प्रॉफिट से मतलब ना होता, तो एग्रीमेंट चेंज की जरूरत ही क्या पड़ती? तब तो वो मुंह बोला पार्टनर हो जाता, है ना? ठीक है, बिल्कुल सर। अब बोल क्या रहा है देखो, एंड न्यू एग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्टनर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ गया और पुराना वाला हमने फाड़कर फेंक दिया। पुराना वाला एग्रीमेंट हमने फाड़ा और फेंक दिया, नया एग्रीमेंट बन गया कि अब ये भी हमारा पार्टनर है और इसको भी इतना प्रॉफिट मिलेगा, इस रेशो में मिलेगा, वो सारी बातें इसमें लिख दी जाएंगी। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब है क्या? तो एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या मतलब है? रिकंस्टिट्यूट होना फर्म का, ठीक है, ये भी एक मोड है रिकंस्टिट्यूट होने का,
और इसमें क्या होता है, पुराना एग्रीमेंट फाड़ के फेंक दिया, नया एग्रीमेंट बन गया। वही तो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, यहां रुक जाना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोल रहा है अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। ये सर ये सेक्शन वाली क्या बात आ गई? हाँ बेटा, ये जो आपका पार्टनरशिप है ना वो सेक्शन 31 के एक्ट पे बना हुआ है, ठीक है, सेक्शन 31 एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब सेक्शन 31 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, वो तब एडमिट हो सकता है, पार्टनर बन सकता है, ठीक है, जब इफ इट इज सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर आपने जब पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी ना आपकी, और आपने डीड में ही ये बात लिख दी थी कि कोई भी नया पार्टनर आ सकता है, कोई भी नया पार्टनर आ सकता है, पहले से ही आपने डीड में लिख दिया, अपने एग्रीमेंट में ही, तब तो कोई भी पार्टनर आ सकता है ना। लेकिन इन केस अगर डीड में आपने बात नहीं लिखी, तब फॉलो होगा पॉइंट नंबर 2, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। अगर आपने बात नहीं लिखी, इफ ऑल पार्टनर्स एग्री टू एडमिट द पार्टनर। सर इसका क्या मतलब? बेटा जैसे मान लो 4 पार्टनर्स थे, ठीक है, उसमें से एक ने भी मना कर दिया कि नया पार्टनर नहीं आएगा, तो नया पार्टनर नहीं आ सकता। लेकिन वो कब होगा? जब आपने डीड में कोई बात लिखी ना हो, तब अप्लाई होगा क्या? सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन अगर आपने डीड में पहले से ही बात लिखी हुई है कि आपका डीड में बात लिखी हुई है कि जो नए पार्टनर है वो आ सकता है, तब तो ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने डीड में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है, तब कब होगा? इसके अनुसार होगा। और इसके अनुसार क्या है कि जितने भी पार्टनर हैं, ठीक है, जितने भी पार्टनर हैं, अगर सब एग्री करते हैं तभी नया पार्टनर आएगा। जितने भी पार्टनर हैं सभी एग्री करते हैं तभी नया पार्टनर आएगा, ठीक है। मतलब अगर सर एक ने भी एग्री नहीं किया तो नहीं आएगा, 2 ने एग्री नहीं किया तब भी नहीं आएगा, ठीक है, एक ने भी एग्री नहीं किया तो नहीं आएगा, ठीक है सर। आफ्टर एडमिशन न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट्स फॉलोइंग राइट्स। एडमिशन के बाद पार्टनर क्या करता है? कुछ राइट्स ले लेता है, क्या? राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। उसका राइट है, अगर पार्टनर आपका आ चुका है ना एडमिशन के बाद, उसका राइट है कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट ले सकता है, उसी बेस पे तो आया है वो, ठीक है। अगर तुम उसको वही नहीं देगा तो क्यों आएगा? वो तो प्रॉफिट के लिए तो आया था आपके पास, है ना, तो वो आया इसीलिए, उसका राइट है। जैसे ही वो उसका एडमिशन हो गया, मतलब वो आपका पार्टनर बन गया, अब उस पर राइट है कि वो प्रॉफिट ले ले, ठीक है, प्रॉफिट में उसका हिस्सा है। राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। जितनी भी एसेट्स पड़ी हैं आपके पास, जितनी भी एसेट्स हैं फर्म की, उसमें भी उसका राइट है, बिल्कुल उस पर भी उसका राइट है। तब तो सर बड़ा अच्छा है। अगर किसी जैसे हम एडमिट होते हैं तब तो राइट भी मिल रहा है, प्रॉफिट पे भी राइट है। हाँ बेटा, लेकिन जैसे जैसे हर चीज़ का मैंने कहा ना फ़ायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होते हैं। सर क्या नुकसान? कैसा? बेटा जिस दिन से इसको राइट मिलेगा ना इस एसेट्स का, उसी दिन से वो लाइबल भी है। उनके यहाँ की जितनी भी लाइबिलिटी है ना, फर्म की जितनी भी लाइबिलिटी है, उसके लिए भी वो लाइबल हो जाएगा, है ना। देखो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान लो आपके फादर हैं, हाँ सर हैं, मान लो आपके फादर हैं, उनकी एसेट्स पे किसका हक? आपका। कब से? बाय बर्थ, बिल्कुल। इन केस फादर लाइबिलिटी ना दे पाए, फादर की लाइबिलिटी भी किसकी? आपकी तो हो जाती है। ऐसे कैसे सर? फादर की लाइबिलिटी मेरी कैसे हो जाती है? बेटा कहते नहीं है, देखो आपने देखा होगा, देखो लॉ के हिसाब से चलोगे तो बात अलग है, नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ों के हिसाब से, क्योंकि जैसे जैसे आपका राइट है किसी चीज़ पे, तो आपका मतलब जैसे एसेट पे अगर आपका राइट है तो लाइबिलिटी पे भी तो राइट है। आपने देखी होगी वो सन ऑफ सरदार मूवी देखी है? सन ऑफ सरदार मूवी में क्या होता है? अजय देवगन कहाँ जा रहा है? गाँव जा रहा है। उसमें क्या कर रहा है?
जमीन बेचने आया था, ठीक है। संजय दत्त क्या कहता है उसे, पिता की जमीन अगर तुम्हारी है ना तो उसके पाप भी किसके, तुम्हारे। तो वैसे ही लाइबिलिटी भी किसकी, तुम्हारी, ठीक है। वैसे ही होता है बेटा, जैसे ही आपने पार्टनर में एज अ पार्टनर किसी फॉर्म को ज्वाइन किया, एडमिट हो गए, ठीक है, तो क्या हो गया, आपको राइट तो मिलेगा प्रॉफिट पे और एसेट पे भी, लेकिन उसके साथ साथ लाइबिलिटी के लिए भी लाइबल तैयार रहो। जो लाइबिलिटी होगी फॉर्म की वो भी आपको देनी होगी। हाँ सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर, लेकिन मुझे ना ये वाली बात ना अभी भी समझ नहीं आई कुछ, ये वाली मैं आपको एज एन एग्जाम्पल अभी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा सा छोटा सा ले लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ गई हैं? हाँ सर समझ में तो आ गई है, लेकिन वो 2 पॉइंट ना समझ नहीं आ रहे हैं। वो 2 पॉइंट कौन से हैं, मैं समझाता हूँ एज एन एग्जाम्पल। देखो, ये चंगू भाई साहब हैं, कौन है, चंगू। और ये कौन है, ये कौन है टमाटर जैसा, ये मंगू है, मंगू, मंगू। ये चंगू, ये मंगू, ये दोनों कौन है, पार्टनर्स हैं, ठीक है। ठीक है, चंगू मंगू के पास आया, पता है कौन, अचानक से लालू भाई साहब, ठीक है, लालू भाई साहब आया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि मुझे भी एडमिट कर लो, ज्वाइन करा दो, क्या, एज अ पार्टनर, ठीक है। अब देखो, अगर मैं लिख भी दे रहा हूँ, अगर डीड में इन्होंने क्या किया है, देखो मान लो पहला केस मान लो, इन्होंने डीड के बाद क्या है, डीड में लिखा हुआ है, इनके पास ना एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट यानी यहाँ थी पार्टनरशिप डीड। इस एग्रीमेंट में ना साफ साफ लिखा हुआ था कि न्यू पार्टनर या लिख लो न्यू पर्सन कैन जॉइन द फर्म। ऐसा होता नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ, मतलब बच्चे, ठीक है, एग्रीमेंट इस तरीके का नहीं होता, बहुत तरीके से होता है, ठीक है, मैं बस दिखा रहा हूँ। उसमें अगर ये बात लिखी हुई है तो क्या होगा, इसको डायरेक्टली ले लिया जाएगा, ठीक है, अगर एग्रीमेंट है। मैं लिख भी दे रहा हूँ, इफ हैज एग्रीमेंट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं नो डीड, ठीक है, कोई डीड में कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई है, ठीक है। मैं मतलब मान लो ऐसे भी देख लो चाहे तो, ये डीड है, ठीक है, और उसमें इस तरह की जो पार्टनरशिप डीड है ना, उसमें इस तरह की कोई बात लिखी ही नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी है, ठीक है। तब क्या करेंगे, जब कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी है, यानी कि साइलेंट है, और जब ये साइलेंट है ना, तो ऐसे टाइम में एक ही माई बाप को यूज करेंगे, वो क्या है, तब क्या करेंगे, हम जाएंगे किसके पास, यहां पे नहीं बच्चे, यहाँ नीचे दिखेगा नहीं, मैं ऊपर कर दे रहा हूं उसको, सेक्शन
31 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1931। इसके पास जाएंगे और ये क्या कहता है, जब ऑल पार्टनर्स आर एग्रीड फॉर न्यू एंड अपकमिंग पार्टनर, अगर वो दोनों ही, ठीक है, जितने भी पार्टनर्स हैं वो अगर एग्रीड हैं तभी नया पार्टनर लेंगे। जैसे मतलब यहाँ पे चंगू मंगू अगर दोनों ही मिलकर राजी हैं तभी लल्लू जी यहाँ पे बन सकते हैं, क्या एडमिट हो सकते हैं, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, अगर डीड में गिवन है, ये बात लिखी हुई है, तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये डायरेक्टली एडमिट कर लिए जाएंगे, ये दोनों कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कर लेगा। लेकिन अगर डीड में बात नहीं लिखी हुई ये बात, तो फिर जैसे मान लो चंगू ने पूछा मंगू से कि लल्लू जी को एडमिट किया जाए, ज्वाइन करा दी जाए फॉर्म। मंगू कहता है नहीं यार, बहुत ही ना बेकार आदमी है, दिन भर क्या करता है, पान खाता रहता है, ठीक है, नशेड़ी है, मतलब नशेड़ी है, ठीक है, नशा करता है, ठीक है, ये इसकी बस की नहीं है फॉर्म चलाना, उसकी आदतें ठीक नहीं है कुछ, तो मैं नहीं मान सकता। अगर उसने मना कर दिया और डीड नहीं है तो ये भाई साहब नहीं बन सकते पार्टनर। ठीक है, अगर लेकिन डीड है तो पूछने की नौबत ही नहीं आएगी, यहाँ पे ये पार्टनर बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? जी हाँ सर, समझ में तो आ गई, समझ में आ गई है। ठीक है, अब देखो बच्चे, इसका ना इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, मतलब सर कैसा इफेक्ट, आप खुद सोचो। आपकी जो डीड है ना, ये जो डीड बना रखी है, इसका क्या इफेक्ट आएंगे, कुछ इफेक्ट्स भी आएंगे क्या सर? हाँ बेटा हाँ, इसके ना कुछ इफेक्ट आएंगे, बस मुझे 1 मिनट दो, फिर मैं वो इफेक्ट्स भी लिख दूंगा। ठीक है, ठीक है, बस मुझे 1 मिनट दो। ठीक है, एक काम करते हैं, ठीक है, जो इफेक्ट्स वाली बात है ना, मैं आपको समझाता हूँ पार्ट 2 में। ठीक है सर, ऐसा क्यों, अभी इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? रीज़न है बेटा, मुझे कहीं ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो मुझे जाना ही जाना है। ठीक है, तो फिर हम कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बहुत जल्दी क्लास भेजूँगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, इतना लेकिन रिवाइज़ करके रखना, जो भी आई होप जितना भी मैंने कराया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाय बाय टाटा बच्चों, बाय बाय।